बेटा, अभी तो फोन पर किससे बातें कर रहा था और कौन से घर बेचने की बात कह रहा था? बेटा, आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सुमित्रा जी अपने बेटे शेखर से बोली। कुछ नहीं माँ, आप अपने काम से मतलब रखा करो। आप इन सब से दूर रहो। सत्संग करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल शेखर वहां से चला गया। लेकिन सुमित्रा जी का मन बेचैन था, क्योंकि शेखर पिछले कई महीनों से लोगों को घर ला चुका था। सुमित्रा को कई बार लगा कि शेखर शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो शेखर उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वह अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सुमित्रा जी रसोई में बहू के पास गई और बोली, बहू क्या चल रहा है? शेखर कुछ बताता क्यों नहीं, और तुम भी कुछ नहीं बोलती? रोज कोई ना कोई इस घर को देखने आता है, और आज तो मैंने शेखर को फोन पर बात करते हुए भी सुना। कहीं तुम लोगों का इस घर को बेचने का इरादा तो नहीं? अरे क्यों पटर पटर बोले जा रही हो माँ जी? हाँ, हम इस घर को बेच रहे हैं। अब तो सुन लिया ना आपने? क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ हाँ, तो अब बता दिया ना। वैसे भी आप क्या कर लेती अगर हम आपको बता भी देते तो? नहीं, मेरे होते हुए ये घर नहीं बिकेगा। यह मेरे पति के खून पसीने की मेहनत की कमाई से बना हुआ घर है। अरे माँ जी, यह घर तो अब हमारे नाम है। अब इस घर पर आपका कोई हक नहीं। हम जब चाहे इस घर को बेच सकते हैं, इसलिए अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बहू, घर को बेच दोगे तो फिर कहाँ रहोगे? इसके बारे में भी सोचा है तुम लोगों ने? सासू माँ, बिल्कुल सोचा है। अब हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लगा चुके हैं। अब हम लोगों को जितनी सेवा करनी थी आपकी, हमने तो कर ली। अब आपकी मर्जी, या तो वृद्धाश्रम चली जाओ या अपनी बेटी के पास। इस घर से तो आपको जाना पड़ेगा। सारी कमाई आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे भी तो बच्चे हैं, उनके बारे में भी तो हमें सोचना है। आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख है, और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, यह केवल हम ही जानते हैं। बहू की बात सुन सुमित्रा जी दंग रह गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी, और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद माँ का हाल चाल पूछने के लिए सुमित्रा जी की बेटी का फोन आया। माँ को दुखी देख कोमल ने पूछा तो सुमित्रा जी ने बेटे बहू की इस घटिया हरकत के बारे में अपनी बेटी से बताया, जिसे सुनकर कोमल हैरान रह गई। जो भाई कभी माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था, अब माँ को भूलकर भाभी का गुलाम बन गया। माँ, यह लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अब आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी। आप पुलिस को फोन करो और बोलो कि भैया भाभी ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया है और अब यह लोग घर बेचना चाहते हैं। सुमित्रा जी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी उनका बेटा शेखर आया और बोला, माँ, निशा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आप अपना सामान बांध लो, कल आपको वृद्धाश्रम जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। सुमित्रा जी अपने बेटे को देखती ही रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो बेटा उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही बेटा आज मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। सही कहा कोमल ने। अब बेटा बेटा नहीं रहा, बहू का गुलाम हो गया है। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेटे से बोली, यह मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो। जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। सुमित्रा जी की आवाज गुस्से में थी। मैं आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपको यहाँ से जाना ही होगा, और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। इतना कहकर शेखर अपने कमरे में चला गया। बेटे के जाते ही सुमित्रा जी पुलिस स्टेशन पहुँच उन्हें अपनी सारी आपबीती बताई। जब कुछ देर बाद सुमित्रा जी
पुलिस के साथ घर पहुंची तो बेटे बहू दोनों के होश उड़ गए। ले जाओ इन दोनों को यहाँ से, यही है मेरे गुनहगार। आज माँ का पहली बार ऐसा भयानक रूप देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे दोनों बेटा बहू नाक रगड़ते हुए सुमित्रा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। सुमित्रा जी बोली, माफी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस शेखर को पकड़कर अपने साथ ले गई। निशा ने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेंट वापस लेने की गुजारिश भी की, तो सुमित्रा जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हो आप, अपने ही बेटे की दुश्मन बनी हुई है। क्या करोगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे। तुम यह बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूरत थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए। सुमित्रा जी की बात सुन निशा को जैसे सांप सूंघ गया। सुमित्रा जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। बेटा घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। शेखर आंखों में आंसू लिए माँ के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। सुमित्रा जी ने बेटी की सूझबूझ से बेटे बहू को सबक सिखाकर अपना अधिकार और सम्मान कानून की सहायता से वापस ले लिया। दोस्तों, सभी घरों में तो नहीं, लेकिन अधिकतर घरों में ऐसा होता है। जब तक माता पिता के हाथ पांव चलते हैं तब तक उन्हें घर में आसरा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वह लाचार हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। यह कहाँ तक ठीक है? प्लीज़ दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।